अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्हें वक्तव्य के लिए बुलाऊं। उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं कि श्री प्रकाश जी भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारकों में से एक हैं और आप लगभग 3 दशकों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, शोध और प्रशासन से जुड़े रहे हैं तथा दक्षिण परिसर के निदेशक भी रहे हैं। आपकी विशेषज्ञता भारतीय राजनीतिक विचार, डॉक्टर अंबेडकर दर्शन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता और वैदिक पारिस्थितिकी जैसे विषयों में है। आपने 40 से अधिक शोध पत्रों, अनेक पुस्तकों का लेखन और संपादन कार्य किया है। आपने भारतीय राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको उत्कृष्ट अध्यापन व शोध के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। कुलपति के रूप में आपका लक्ष्य शोध केंद्रित, मूल्य आधारित और पर्यावरण संवेदनशील उच्च शिक्षा को मजबूत करना है। आप दिल्ली से गढ़वाल जाकर भी निरंतर इसी श्रम क्रम में लगे हुए हैं। आज इस मंच पर आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई है और मैं आपके विचारों को सब तक पहुंचाने के लिए आपको मंच सौंपता हूं। प्रोफेसर श्री प्रकाश जी। धन्यवाद देवी दयाल जी। आज के कार्यक्रम के आयोजकों को विषय चुनने के लिए और उस विषय पर अनेकानेक सत्र नियत करने के लिए मैं इस मंच से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आचार्य राम नारायण पटेल जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके मुझे यहाँ खींच ही लिया। लेकिन मैं एक मंच के साथ साथ आप सबसे एक आग्रह करूंगा, हमारे नाम माँ बाप ने हमारी अपनी मातृभाषा में बड़ा सोच समझ करके रखा है और हम सभी उस पूरे नाम का आनंद लें, उससे निकलने वाले अभिप्राय और आशीर्वाद तत्व को याद कर लें तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग बचपन में थे, छोटे थे तो कहा जाता था कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम विष्णु रखा, जिससे वो बार बार विष्णु विष्णु करते रहें और उनका मोक्ष नजदीक आ जाए या मोक्ष प्राप्त हो। तो इस मंच से इसी सत्र में आर्यन पटेल साहब, एडीएन वाजपेयी साहब, तो मैं आग्रह करते उस परंपरा को तोड़ रहा हूं और मैं आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, अब सोच लीजिए कितना खूबसूरत नाम है, अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे प्रोफेसर बलराम पानी जी चले गए। अच्छा कि उनका नाम लोग पानी जी या बलराम पानी जी कह देते, नहीं तो बीपी हो जाते। प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी, आचार्य अजय कुमार भागी जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मंच, डॉक्टर विपिन कुमार जी, डॉक्टर देवी प्रसाद जी,
भार्गव जी दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रद्धानंद महाविश्वविद्यालय के प्राचार्य श्री प्रवीण जी, दीनदयाल जी, भावना शुक्ल जी, मंच पर महामंडलेश्वर श्री शांति गिरी जी महाराज, सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक एवं अध्यक्ष श्री सुरेश चौहान जी, और आप सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिग्दर्शन पर चर्चा करने के लिए पधारे भाइयों और बहनों, दीनदयाल जी के साथ मेरा नाता 1987 में जुड़ा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल का छात्र था। शोध का विषय तय करना था और विषय तय करने की प्रक्रिया में हमारे सामने भी कई नाम आए, कई चिंतक आए, लेकिन अंततः मैंने दीनदयाल जी को अपना अध्ययन केंद्र बनाया और उन्हीं पर अपनी शोध पूरा किया। शोध लिखते हुए भाषा का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि आपकी भाषा हिंदी होनी चाहिए या अंग्रेजी होनी चाहिए, और दिल्ली जैसे शहर में तो सामान्यतया अपेक्षा की जाती है राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान में कि थीसिस जो है वो अंग्रेजी में लिखी जाए। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक पुस्तक है पॉलिटिकल डायरी। उस पुस्तक को पढ़ते हुए एक वाक्यांश पर मेरी नजर ठहर गई, और वह वाक्यांश था, यदि हम पश्चिम की भाषा में सोचेंगे, यदि हम पश्चिम की भाषा में सोचेंगे तो भारत की आत्मा को कभी भी जान नहीं पाएंगे। ये जो वाक्यांश है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पॉलिटिकल डायरी का, उसने मेरी उलझन को समाप्त किया और मैंने निर्णय किया कि मैं यह शोध ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखूंगा। और जब मैंने रामनारायण जी का संदेश पढ़ा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय पर परिचर्चा होनी है, बातचीत होनी है, तो मैं अपने लोभ को रोक नहीं सका। इस नाते मैं आपके बीच हूं। आदरणीय वाजपेयी जी बीच में आपसे जब बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो 1960 के दशक में चलने वाली राजनीति और विमर्श का थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे। उस विमर्श को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जिस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा एकात्म मानव दर्शन इस देश को दिया गया, 1965 में यह दर्शन हमें मिला। उस वक्त पूरी दुनिया दो वैचारिक वादों में बटी हुई थी। एक का नेतृत्व साम्यवाद कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व पूंजीवाद या उदारवाद कर रहा था। जब हम 1947 में आजाद हुए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो दोनों ही धाराएं भारत को अपने पक्ष में खींचने में लगी हुई थी। कोई प्योर कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव चाहता था, कोई प्योर सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहता था। लेकिन संविधान सभा में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा मनीषी कर रहा था, भारतीय संस्कृति सभ्यता के मानकों पर चलने वाला उनका जीवन उसकी प्रेरणा बना,
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो ड्राफ्ट बना, ड्राफ्टिंग कमेटी में कार्य हुआ, सरदार पटेल के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, उसका परिणाम हुआ कि हम मिक्स इकोनॉमी की तरफ गए और हमने जो व्यवस्था अपनाई वह मिश्रित व्यवस्था अपनाई। और इस नाते भारत का वह संविधान बहुत सफलतापूर्वक इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एक सांस्कृतिक प्रवाह के साथ चलता हुआ बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। आने वाली 26 तारीख को हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे, तो उस दृष्टि से भी हम इस विषय पर विचार करेंगे कि कैसे इस संविधान ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया, कैसे इस संविधान ने देश को विकसित करने की प्रक्रिया की तरफ देश को बढ़ाया, और कैसे इस संविधान ने एक समन्वय का बोध हम सबके बीच में रखा। मैं बात कर रहा था उस वैचारिक जुड़ाव की। 3 धाराएं थी, उन 3 धाराओं में एक धारा का नेतृत्व कांग्रेस या पंडित नेहरू कर रहे थे, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश का प्रबोधन कर रहे थे, और उसमें वो लिख रहे थे कि यह देश निर्माण की प्रक्रिया में है। दूसरी धारा साम्यवादियों की धारा थी, मार्क्सवादियों की धारा थी, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे यह देश तो नेशनैलिटीज का देश है, बहुत सारे देशों से एक होकर के बना है, सरदार पटेल ने इसको एकत्र किया है, लेकिन तमाम नेशनैलिटी जिसमें निवास करती हैं, और वह कहीं ना कहीं वो विभाजक बात आज भी किसी न किसी कोने में हमको सुनाई देती है। तीसरी धारा का नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस संगठन से आते हैं, भारतीय जनसंघ कर रहा था, उससे पहले उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, एक वरिष्ठ प्रचारक के नाते रहा। उनकी योग्यता का प्रभाव यह था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहा कि मुझे 2 दीनदयाल और मिल जाएं तो इस देश की राजनीति को बदल दूंगा। तो इतना प्रखर व्यक्तित्व हमारे बीच में भारतीय जनसंघ के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आया, और उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का डिस्कोर्स था, जो वामपंथी डिस्कोर्स था, उनको पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि भारत की संस्कृति सभ्यता हजारों वर्षों की पुरानी सभ्यता है, और भारत एक था, एक रहेगा, और इसका सांस्कृतिक व्याप पूरी दुनिया में फैलेगा। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसके पीछे बहुत प्रामाणिकता से आप सबके बीच कुछ संदर्भ जरूर रखना चाहता हूं। ऋग्वेद में 6वें मंडल के 16वें सूक्त में 45वें मंत्र में भारत शब्द का उल्लेख होता है, भारत खंडे। विष्णु पुराण में एक साथ 20 श्लोक आते हैं जिसमें इस पूरे भारत का वर्णन हमको मिलता है। कालिदास के कुमार संभवम में, रघुवंशम में इसका पूरा उल्लेख मिलता है। महाभारत में तो भारत शब्द पहले से ही शामिल है। वेद व्यास जी ने जब इसका आकलन किया, संकलन किया, तो उन्होंने उसको महाभारत शब्द का नाम दिया। और जब मैं ये कह रहा हूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्धरण जरूर आपके समक्ष रखूंगा। यह आंख खोलने वाला है, मुझे जब भी अवसर मिलता है तो ये बातें जरूर साझा करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। उस नीति का अगर मैं निचोड़ आपके समक्ष रखूं तो 2 ही उसके निचोड़ हैं। पहला यह कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नागरिक, उसमें एक स्किल जरूर होना चाहिए, उसमें कार्य क्षमता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए, और उसका प्रयास उसके स्कूली जीवन से शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा जो उतना ही महत्वपूर्ण, या मैं कहूं उससे अधिक महत्वपूर्ण है, उसका भारतीयकरण। जब मैं भारतीयकरण कह रहा हूं
तो मैं अपनी शिक्षा की तरफ भी जाता हूं। हम सब उसी औपनिवेशिक शिक्षा से निकले हुए लोग हैं, लेकिन हम उसकी कमियों को भी जानते हैं और भारतीय शिक्षा का, भारतीयकरण का क्या लाभ हो सकता है। तो इस नाते हम सभी का एक बहुत बड़ा सामूहिक दायित्व है कि हम पूरी विषय प्रणाली को, चिंतन प्रणाली को, अध्ययन प्रणाली को भारतीय करने का प्रयास करें। ऐसा हम सबसे अपेक्षा है। मैं क्यों इस बात को आपके बीच ले आया? भगवान राम के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, लेकिन जब वशिष्ठ जी से शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा पूरी हुई, उनको और विशेषज्ञता का या उसको और मांझने का अवसर चाहिए था, तो विश्वामित्र जी आ गए और उस पर कार्य करना था। एक सर्टेन फील्ड या सर्टेन शास्त्र पर विशेषज्ञता लेनी थी, तो अगस्त आ गए। कौरवों का जीवन देखें, पांडवों का जीवन देखें, कृपाचार्य महारथी हैं, भीष्म के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। कृपाचार्य उनके कुलगुरु हैं, दोनों की शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब विशेषज्ञता हासिल करनी हुई तो द्रोणाचार्य को खोजा गया। महाभारत कहता है लगभग 2 वर्षों तक भीष्म ने द्रोणाचार्य की प्रतीक्षा की है कि वो आएंगे तो हमारे परिवार के बच्चों को या जो राजकुमार हैं उनको शस्त्र की दीक्षा देंगे। चलिए यहां तक तो बात हुई, लेकिन जब अर्जुन को स्पेशलाइजेशन करना हुआ तो भगवान शिव की शरण में चले गए, और कर्ण को जब स्पेशलाइजेशन करना हुआ तो परशुराम जी की शरण में चले गए। तो हमारे यहां स्किल की शिक्षा सदैव दी जाती रही है। हम लोग छोटे थे, गांव में रहते थे, शहर का कस्बा दूर था, तो एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा 4x4 का रहा होगा आचार्य जी, उसमें तकुए से लेकर के जो मोची के द्वारा सिलने वाला धागा और बसुआ होता था वो भी था। साइकिल का पंचर बनाने का पूरा सामान था, लोहार का पूरा सामान था। जब थोड़ी अक्ल हुई, थोड़ी समझदारी हुई, तो एक दिन देखा कि नाना जी पंचर खुद ही घर पे बना ले रहे। जब हमें भी साइकिल नसीब हुई स्कूल जाने के लिए, कभी पंचर हुई तो हमने भी बनाना शुरू कर दिया। और विश्वास मानिए, कुलपति का दायित्व तो मिल चुका है, लेकिन अगर मुझे सिलना पड़े जूता तो आज भी सिल सकता हूं। क्योंकि वो स्किल परिस्थितियों के नाते परिवार में मिल रहा था। जिस स्कूल में पढ़ते थे कृषि आवश्यक थी, कंपलसरी थी। शहरों में तो न तो किसान मिलता है, न किसानों के खेत मिलते हैं। हाँ, उपजाऊ फसल जो वहां से आती जरूर मिल जाती है, उसी का हम उपभोग कर लेते हैं। आप ये सोच करके देखिए कि वास्तविकता में जो हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति थी, उस पुरातन शिक्षा पद्धति ने समाज को इस तरह से शिक्षित करने का प्रयास किया था कि वह आत्मनिर्भर रहता था। और इस संदर्भ में बागी जी एक बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग है, 1951 का प्रसंग है। कानपुर के अधिवेशन में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं, जनसंघ का मंच है। वो कहते हैं अभी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचारित और बहुत सफल एक जिला एक उत्पाद की व्यवस्था है। दीनदयाल जी कहते हैं कि प्रत्येक परिवार का गांव में एक उत्पाद होता है। आज भी आप ध्यान से देखेंगे, जिनकी गांव की पृष्ठभूमि होगी उन्हें अच्छी तरह से यह बात समझ में आएगी, प्रत्येक परिवार का एक उत्पाद होता है। दाल और तिलहन उसी परिवार की उपज हो सकती है जिसका खेत थोड़ा ऊंचाई पर है, जिसमें पानी लगता नहीं है, पानी रुकता नहीं है। और जिस
परिवार के खेतों में पानी का जमाव हो जाता है, वहां धान की फसल और गन्ने की फसल बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1951 में कानपुर के अधिवेशन में कह रहे हैं कि हमें उसी पुरातन उत्पादन परंपरा की तरफ जाना चाहिए जहां प्रत्येक परिवार अपना एक उत्पाद रखता था और जो लाभ होगा वो ग्राम में आर्थिक व्यवस्था का होगा, ग्राम में बाजार व्यवस्था का होगा। छोटे छोटे मेले लगा करते थे, अब तो वो मेले ही स्वप्न हो गए। बड़े मेले लगते हैं, उसका सरकारीकरण या उसकी बाजारिकता उसके एसेंस को ही खत्म कर देती है। छोटे छोटे मेले लगते थे, सब्जी से लेकर के तमाम अनाज तक की जरूरतें वहीं पूरी हो जाया करती थी। इस समाज में इतना कुछ रहा है, उसको देखने की बहुत कोशिश नहीं होती, जानने की कोशिश नहीं होती। चौहान साहब एक छोटा सा उद्धरण है, मैं उसका लोभ संवरण कर रहा हूं। मेरा जहां स्कूल था, जहां से मैंने 12वीं की, उससे थोड़ी दूर पर बिलवाई एक जगह है। बिलवाई में भगवान शिव का एक मंदिर है। उस मंदिर के इर्द गिर्द 3 दिन मेला लगता है। शिवरात्रि के आसपास 3 दिन का मेला लगता है। 2 दिन का मेला सबके लिए, तीसरे दिन का मेला सिर्फ महिलाओं के लिए। यह उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, सुल्तानपुर जौनपुर के बॉर्डर पर छोटा सा कस्बा है, वहां का बता रहा हूं। उस कस्बे में तीसरा दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, और जो दुकानें सजती हैं उस पर भी महिला, बाहर सिर्फ बाउंड्री पर, यानी महिला को सुविधा रहे, बाहर सिर्फ सुरक्षा के लिए पुलिस और गांव समाज के लोग रहते हैं, मेला समिति के लोग रहते हैं, बकिया सब कुछ महिलाओं के हाथ में। वो परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और दिल्ली जैसे शहर में आकर के महिला विमर्श की बात करने लगते हैं। पर्ची आ गई है तो इस नाते में दीनदयाल जी पे लौट आता हूं और 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि एक उत्पाद प्रत्येक परिवार का होना चाहिए, उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक और विषय जो सामान्यतया बहुत कष्टकारक दिखता है, जो दीनदयाल जी को पढ़ते हैं, वो विषय है चित्ती और विराट का। मैं उसको सरलता से आपके समक्ष रख करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जितना मैंने पढ़ा, जब मैं भी विद्यार्थी था, पहली बार शुरू किया तो यह चित्ती और विराट समझ में ही नहीं आता था। तो चित्त क्या है, विराट क्या है? विराट इस राष्ट्र की ऊर्जा है, इस राष्ट्र की क्षमता है, इस राष्ट्र का महात्म है। उस महात्म को हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, सबके सब उस श्रेष्ठता को हासिल करना चाहते हैं। हम सब भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हासिल करें कैसे? वो हासिल होगा हमारी चित्त से, हमारी जैविक इकाई में विद्यमान रहने वाली चेतना से। हम सब में जो दर्शन के विद्यार्थी होंगे, उन्हें चेतना और उपचेतन शब्द का उपयोग इस जैविक इकाई के लिए बहुत किया जाता है। और यह जैविक इकाई जो है, उस उपचेतन से लड़ती हुई, चेतन होती हुई आपको सदैव आगाह करती रहती है। जब भी हम कोई काम करने के उद्यत होते हैं तो हमारा अवचेतन मन कुछ कह रहा होता और चेतन मन कुछ कह रहा होता, और जो चेतन मन की सुन लेता है वो सफल हो जाता है। वो जो चेतन मन है वो हमारी चित्ती है, वही हमारी आत्मा है। और उस आत्मा का जुड़ाव हमारी राष्ट्रीय संस्कृति से है, जिसका प्रवाह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर के कामाख्या तक हमें मिलता है। उस सांस्कृतिक प्रवाह से ही हमारे त्योहार बने हैं, हमारे पर्यटन स्थल बने हैं, हमारे तमाम नगर बने हैं, नदियों का नामांकन उसी रूप में हुआ है, और वह दैव परंपरा हम सबको सींचती रहती है। जैसे एक विद्यालय है, अभी भी एक विद्यालय चर्चा में है, भगवान ना करे ऐसा विश्वविद्यालय फिर से मिले।
लेकिन जब हम विश्वविद्यालय देखते हैं, विद्यालय देखते हैं, तो हमारे मानस में क्या आता है? बिल्डिंग खूबसूरत है, नहीं आता है। विद्यार्थी अच्छे हैं, नहीं आता है। आता है कि उस विद्यालय में एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता या शिक्षा दी जाती होगी, ऐसा हमारा मानस बनता है। तो उस जैविक इकाई को, मैं स्कूल को जैविक इकाई मानता हूं, बिल्डिंग नहीं मानता हूं, उस जैविक इकाई को देखते ही एक विशिष्ट बोध आता है कि यहां तो अच्छी शिक्षा दी जाती होगी। यही उसका महात्मा है, यही उसकी आत्मा है। और जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस नश्वर शरीफ को जैविक रूप में परिभाषित करते हैं, तो इसके अंदर विद्यमान उस मानवीय गुण के प्रमुखता को ही आत्मा स्वरूप मान लेते हैं। और हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारा जीवन मानवीय गुणों से पूर्ण हो, जिससे यह समाज सुसंस्कृत और सुसभ्य समाज बना रहे और हम सबका जीवन पल्लवित और पुष्पित होता रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।